हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था और बेसिस के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। सेम हमने बेस के बारे में भी सेम चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, एक बार इन्हें रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं। तो अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे कि नींबू है, दही है, सिरका है, संतरा है, ये सारे ही क्या है, अलग अलग खाद्य पदार्थ तो हैं, लेकिन बच्चों ये खट्टे होते हैं, ये हम जानते हैं। अब ये खट्टे क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इनके खट्टे होने का कारण है इनमें प्रेजेंट एसिड, यानी कि इनमें जो अम्ल मौजूद है वही इनके खट्टे होने का कारण है। अब अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्राकृतिक अम्लों की, यानी कि जो हमारे नेचुरल एसिड होते हैं। तो नेचुरल एसिड कौन से हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि नेचर से हमें मिलते हैं। जैसे कि फूलों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाने वाले अम्ल जो हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कई एग्जाम्पल भी हमें दिख रहे हैं, जैसे कि विनेगर है, तो इसमें होता है बच्चों एसिटिक अम्ल। एप्पल है, एप्पल में होता है मैलिक अम्ल। एंट है, यानी कि चींटी है, उसका जो डंक होता है, ठीक है, एंट के अंदर नहीं, इसका जो क्या होता है, डंक होता है, डंक होता है, तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ग्रेप्स की बात करें तो इनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन की बात करें तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मिल्क की बात करें, दूध बच्चों, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं अगर हम टोमेटोज की बात करें तो इनमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा हमने कई सारे एग्जाम्पल्स की बात और की थी, जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक है बच्चों, उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इमली है, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अलग अलग हमारे और सिट्रस फ्रूट हैं, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। किसी सिट्रस फ्रूट्स में बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए एसिड्स के। और कुछ यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस से ब्लू लिटमस से ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्लू टू रेड। को चेंज करते हैं लिटमस को। कैसे चेंज करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। चेंज करने का मतलब है कि ये हमें क्या देते हैं, संकेत देते हैं। किस बारे में संकेत देते हैं? यदि अगर हमारे पास एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है या कोई बीकर लिया है, ठीक है, इसमें डाल दिया है हमने नींबू का रस। क्या डाल दिया है बच्चों? नींबू का रस। का रस हमने डाल दिया है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो ग्लास है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो भी ये लिक्विड हमने डाला है, अभी तो हम कह रहे हैं कि नींबू का रस है, हमें पता है, लेकिन अगर हमें पता ना हो कि ये नींबू का रस है या क्या है, तो हमें अगर इस लिक्विड की प्रकृति के बारे में जानना हो, नेचर के बारे में जानना हो कि ये कैसी प्रकृति का है, क्या ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देते हैं बच्चों लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप को। जो स्ट्रिप है ये क्या है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम स्ट्रिप को जैसे ही हम ये जो लिटमस पेपर की स्ट्रिप है
जैसे ही हम इसको नींबू के रस में, या ये जो भी लिक्विड हम इसे कह रहे हैं, इस लिक्विड में जब हम डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो नीला लिटमस पेपर है ना, नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर बच्चों लाल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि अगर नीला लिटमस पेपर हम डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और यदि हम लाल लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लाल ही रहता है। ठीक, तो लिटमस पेपर क्या हो जाता है, टर्न रेड। टर्न, लिटमस पेपर जो है लाल बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड हमारे पास है, या ये जो भी द्रव हमारे पास है, उसमें क्या है, उसमें एसिड प्रेजेंट है, यानी कि अम्ल इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि ये जो लिक्विड है इसकी जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, इसकी बच्चों अम्लीय प्रकृति है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगेन रिवाइज कर लेते हैं। एसिड जिनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरी चीज नींबू, दही, सिरका, संतरा, इनमें जो है अम्ल पाए जाते हैं, जिस वजह से इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अब जिस भी पदार्थ में अम्ल पाया जाता है उसे अम्लीय पदार्थ कहते हैं। जैसे नींबू है तो नींबू को हम क्या कहेंगे, एक अम्लीय पदार्थ, यानी कि एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, अब प्राकृतिक अम्ल की बात करते हैं तो हमने कहा जब ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये इन सभी में जो है नेचुरल एसिड पाया जाता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रकृति में जो एसिड यानी कि अम्ल पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, फिलहाल आप इसे देखिए और नोट कीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड क्या होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है। फिर जैसे हमारे फूड आइटम्स हैं, इनमें बच्चों एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये खट्टे होते हैं। एसिडिक सब्सटेंस यानी कि अम्लीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें अम्ल प्रेजेंट होता है। वहीं वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो तो होते हैं अम्ल। इसके अलावा जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं हम अम्ल। ठीक है, वो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लेमन जूस है, हम जानते हैं इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। ऑरेंज जूस की बात करें तो इसमें भी क्या है बच्चों, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। और ये जो एसिड है कैसे एसिड है, नेचुरल एसिड। कैसे एसिड है, प्राकृतिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। अगर हम विनेगर की बात करें, विनेगर यानी कि सिरका, कभी अगर हम सिरके का स्वाद लें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है बच्चों एसिटिक एसिड। ठीक, अगर हम एंट स्टिंग की बात करें यानी कि चींटी के डंक की बात करें तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये जो फॉर्मिक एसिड है कई जगहों पर आपको ये मैथेनोइक एसिड भी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड को ही मैथेनोइक एसिड कहा जाता है। खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एसिटिक एसिड, सॉरी सिट्रस फ्रूट, जिनमें जैसे सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जिन्हें कहा जाता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन्स हैं, ठीक है, इनमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं कर्ड की यानी कि दही की, तो दही में बच्चों पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं कर्ड की, स्पिनच की, स्पिनच में पाया जाता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। इसके बात करते हैं आंवला, आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं टैमरिंड यानी कि इमली। ठीक है, अगर ये टैमरिंड है या ग्रेप्स है, अनराइप मैंगोज है, तो इनमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है
एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? ए फॉर आंवला, आंवला में पाया जाता है, और जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। वहीं आपको याद रखना है कि जो सिट्रिक एसिड है ये सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, इनमें पाया जाता है। ठीक, टैमरिंड और ग्रेप्स में हमें ध्यान है कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है यानी कि आंवला है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, तो ये विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, ये जितने भी एसिड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी बच्चों प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया हमारे नेचुरल एसिड्स यानी कि प्राकृतिक। क्या इसके अलावा और भी एसिड्स होते हैं? तो इसके अलावा बच्चों कई सारे एसिड्स होते हैं, जैसे हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, इसके अलावा बात करें हम HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी आपको एसिड देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको ये दो एग्जाम्पल देखने हैं, जहाँ पर HCl जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आगे जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बेस के बारे में बात। बेस हम जानते हैं, बेस यानी कि क्षार। अब ये जो बेस है यानी कि हम कह रहे हैं क्या है? क्षार है। ये कैसे होते हैं बच्चों? बेस बिटर टू टेस्ट, बिटर टू टेस्ट यानी कि स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे हमने एसिड की बात की थी, तो एसिड स्वाद में कैसे होते हैं? एसिड तो बच्चों स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि ये जो बेस हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। टच करने पर यानी कि जब हम इनको छूते हैं तो छूने पर कैसे होते हैं? सोपी यानी कि साबुन जैसे फिसलनदार होते हैं। कैसे होते हैं? फिसलनदार। नेक्स्ट बात करते हैं, bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap। यानी कि जो बेस जो है ये ब्लीच में, अमोनिया में, वॉशिंग पाउडर में और साबुन में पाए जाते हैं। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं कि क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जो कि अभी हमने डिस्कस किया, स्वाद कैसा होता है इसका? कड़वा होता है। ठीक है, जैसे आपने साबुन देखा होगा, तो नहाते समय कई बार साबुन जो है गलती से मुंह में चला जाए, है ना, गलती से मुंह में चला जाए, तो वो जो साबुन है उसका स्वाद आपको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो साबुन है इसमें भी क्या होता है बच्चों? क्षार उपस्थित होता है। ठीक है, क्षार विभिन्न पदार्थों जैसे ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और साबुन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षारों को क्षारीय भी कहा जाता है। तो हम क्षार कह सकते हैं या इसे क्षारीय भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? ब्लीच है, अमोनिया है, वॉशिंग पाउडर है और साबुन है। तो इन सभी में बेस पाया जाता है। ठीक है, और इनकी बनावट कैसे होती है बच्चों? साबुन जैसी होती है। जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर हम इन्हें टच करते हैं तो कैसे होते हैं? फिसलनदार होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कैसे होते हैं? फिसलनदार ये टच करने पर होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कहा जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये मिलता है जैसे सोप्स है हमारे उसमें। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो ये डिटर्जेंट्स में मिलता है। बेस यूज आज कुछ जो हमारे कुछ बेसिस ऐसे हैं जो लैबोरेटरी में भी यूज किए जाते हैं, वो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो ये टूथपेस्ट में पाया जाता है। वहीं हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बच्चों फर्टिलाइजर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, अमोनिया की बात कर लेते हैं।
है। तो इस तरीके से भी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सेम एग्जाम्पल, डिटर्जेंट अभी हमने देखा, बेकिंग सोडा अभी हमने देखा, ड्रेन क्लीनर जिसको हम कहते हैं नाली साफ करने वाला, ठीक है, तो उसमें भी बच्चों बेस पाया जाता है। वही अमोनिया की तो हमने बात की, ये तो साबुन में, हैंड वॉश, इसमें पाया जाता है। फिर एंटासिड बेस, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, एंटासिड बेस है तो ये बेस, लेकिन इसको हम एंटासिड बेस भी कहते हैं। और बच्चों इसको आप एक बहुत नाम से जानते होंगे, जो कि है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या दूध या मैग्नीशियम भी जिसे कहा जाता है। फिर लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बेस। यहाँ तक तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिस के नाम जो हमारे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिनमें बेस पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम सोप की बात करें, साबुन की बात करें, तो साबुन में बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी की बात करें तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फिर विंडो क्लीनर्स की बात करें तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अभी हमने कहा दूध या मैग्नीशिया, इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक, चलिए तो इतना आपको नोट कर लेना है कि किस में जो है कौन सा बेस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक बच्चों हमने एसिड के बारे में बात की, अभी तक हमने अम्ल के बारे में बात की। अम्ल क्या होते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है, स्वाद खट्टा होता है, ठीक है? और लिटमस पर भी इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लू टू रेड लिटमस को ये कर देते हैं। ठीक, फिर वही हमने बेस के बारे में बात की, इनके बारे में हमने पढ़ा, इनका स्वाद होता है कड़वा, और ये जो है लिटमस को रेड टू ब्लू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अब बात आती है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब ये पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, सिंपली हम इन्हें कहते हैं उदासीन पदार्थ। ये पदार्थ वो पदार्थ होते हैं बच्चों जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी कि ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, उदासीन पदार्थ कहलाए जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाए जाते हैं, उदासीन पदार्थ कहलाए जाते हैं। जैसे हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर, आपने जब प्योर वाटर टेस्ट किया होगा तो उसका ना तो खट्टा टेस्ट आता है ना ही कड़वा टेस्ट आता है, तो आपको पता है कि वो क्या है बच्चों, प्योर वाटर है। ठीक, अगर आपको एक, अगर आपको दो बीकर दिए हैं, ठीक है, दो बीकर में दो डिफरेंट लिक्विड है और आपको कहा है कि आपको ये लिक्विड टेस्ट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, टेस्ट करना है लिक्विड ए और लिक्विड बी। अब हमने क्या किया, टेस्ट किया, टेस्ट करने पर हमें ये पता है लिक्विड ए का स्वाद कैसा था, खट्टा था, और टेस्ट करने पर ये पता चला कि जो लिक्विड बी है उसका कोई स्वाद नहीं है। तो यहाँ पर जो स्वाद है वो है ही नहीं, वो कैसा है, उदासीन है, कुछ स्वाद नहीं है। तो यानी कि हम क्या समझे बच्चों, उदासीन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए वाला है वो पक्का कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, और जो बी वाला है वो कैसा होगा, न्यूट्रल का होगा। अब हमने क्या किया था, दो ये जो टेस्ट ट्यूब लिए थे या ये दो बीकर लिए थे, एक में हमने विनेगर डाला था और एक में हमने क्या डाला था, प्योर वाटर डाला था।
ठीक है। तो जिसमें विनेगर डाला था तो उसका स्वाद खट्टा ही आएगा, है ना, क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है। वहीं दूसरा जिसमें हमने प्योर वाटर लिया था उसका कोई स्वाद आएगा ही नहीं, तो वो कैसा स्वाद आएगा, उदासीन आएगा, ना तो वो खट्टा होगा ना ही कड़वा उसका स्वाद होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि चीनी है। तो चीनी का हमने अगर सॉल्यूशन लिया है, कोई शुगर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्वाद में मीठा होगा, बिल्कुल मीठा होगा, है ना। तो ना तो ये खट्टा है ना ही कड़वा है, मीठा है, यानी कि कैसा नेचर है इसका भी, न्यूट्रल नेचर है। अगर हम टेबल सॉल्ट यानी कि नमक की बात करें बच्चों, तो नमक भी कैसा है हमारा, न्यूट्रल नेचर का है। ठीक, चलिए तो अभी तक हम अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, अम्ल के स्वाद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अम्ल का जो है लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं, इस बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वहीं क्षार के बारे में बच्चों हमने ये पढ़ा है कि जो क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, लिटमस पेपर पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात की। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई। फिर इसके बाद हमने बात की न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में। अब ये जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है बच्चों, ये कैसे पदार्थ हैं, ना तो ये खट्टे हैं ना ही कैसे हैं, ना ही कड़वे हैं, ना यानी कि ना तो ये एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति के हैं, ना ही ये क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए तो इतना आपको ध्यान में रखना है, अभी तक हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उस पर। अब आगे बात करते हैं इंडिकेटर यानी कि संकेतक। तो बात करते हैं संकेतक के बारे में। ठीक, चलिए अब ये संकेतक क्यों है, जैसे कि हमने बात की थी लिटमस की, तो लिटमस क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है यानी कि संकेतक है। अब लिटमस की जरूरत क्यों है बच्चों, क्यों है, क्योंकि हम तो आसानी से बता सकते हैं ना टेस्ट करके ही कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो संकेतक की क्या जरूरत है, संकेतक की जरूरत क्या है, पहली चीज तो ये कि संकेतक का काम क्या है। अब संकेतक का काम ये है कि ये हमें बताता है कि जो सॉल्यूशन है या हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो एसिडिक प्रकृति का है या वो बेसिक प्रकृति का है या वो न्यूट्रल प्रकृति का है। ठीक है, तो ये हमें ये चीजें बताता है, लेकिन क्या इसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हम तो टेस्ट करके बता देते हैं ना कि जो खट्टा होगा वो एसिड है, जो कड़वा है वो बेस है, जिसका कोई स्वाद नहीं है, जो नमकीन है या मीठा है तो वो हमारा न्यूट्रल है, हम तो स्वाद लेकर के बता देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हम हर एक चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, अब जब कोई चीज हमारे लिए हानिकारक है तो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अगर हमें उसकी प्रकृति बतानी हो तो कैसे बताएंगे, सपोज मान लेते हैं हमने यहाँ पर 2 बीकर लिए हैं और 2 अलग अलग बीकर में 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, तो हम इतना रिस्क तो नहीं लेंगे कि इस सॉल्यूशन को टेस्ट करें इसकी प्रकृति को जानने के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी कि हानिकारक होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इन सब्सटेंसेस की प्रकृति बताने के लिए हम इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं यानी कि संकेतक का उपयोग करते हैं। अब सिंपली क्या करते हैं, जो भी संकेतक, अब ऐसा नहीं कि संकेतक हमारे पास सिर्फ लिटमस है, नहीं, अलग अलग तरह के संकेतक होते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल में भी सिर्फ लिटमस ही नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। ठीक, उनके बारे में खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो इतनी बात आप जान चुके हैं कि इंडिकेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं, इसीलिए हम इंडिकेटर यानी कि संकेतक का उपयोग करते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्रकृति या नेचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं इसे। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट, हम हर ऑब्जेक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते उसकी प्रकृति जानने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। अब इंडिकेटर है क्या, ऐसा पदार्थ है जिससे हम दूसरे पदार्थों की प्रकृति के बारे में जान सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। ठीक
है, इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस, तो दूसरा जो सब्सटेंस हमने लिया है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। आगे बात करते हैं, द इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। अच्छा, पहली चीज तो हम जान चुके हैं इनका उपयोग क्या है और क्यों हम इनका उपयोग करते हैं, है ना। उपयोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये तो जरूरी है। अब कैसे उपयोग करते हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि ये तो हमने जान लिया कि जो इंडिकेटर्स हैं हमें किसी भी सब्सटेंस की प्रकृति के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्यों बताते हैं ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब कैसे बताते हैं, कैसे ये हमें बताएंगे, ये बताते हैं बच्चों अपने कलर को चेंज करके। जैसे हमने लिटमस की बात की थी, रेड टू ब्लू हो जा रहा था, ब्लू टू रेड हो जा रहा था, हो रहा था, कलर चेंज कर रहा था। तो ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड और बेस की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड और बेस की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तन करके हमें एसिड और बेस की प्रकृति के बारे में बताते हैं। द इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन, ये हमें क्या बताता है, एसिड और बेस की प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति के बारे में बताता है किसी भी पदार्थ में। कैसे, बाय चेंजिंग देयर कलर, तो अपने रंग को बदल करके ये हमें क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस का नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में बताता है। सिंपल। चलिए, तो इंडिकेटर्स के बारे में इतने पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। तो सेम वही पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं कि हम हर वस्तु का स्वाद लेकर उसकी प्रकृति नहीं बता सकते, इसीलिए सूचक, संकेतक या इंडिकेटर्स, कुछ भी हम इन्हें बोले, ठीक है, इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या निर्धारित कर सकता है, कोई अन्य पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है, ठीक। ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति का संकेत देते हैं, जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, लिटमस, ये कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक हम जानते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। जैसे हल्दी हम जानते हैं नेचुरली हमें मिलती है, ठीक है। गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, इसके अलावा लिटमस है, ये हमारे कुछ क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर्स। लेकिन बच्चों अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे फिनोल्फथैलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, तो ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। सिंथेटिक कौन से हो गए, तो हो गया मिथाइल ऑरेंज। तो हमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में बात की, बेसिस के बारे में बात की और न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि उदासीन पदार्थों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही हमने बात की बच्चों संकेतक के बारे में, यानी कि जो सूचक हैं, संकेतक या इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं और कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमने जाना, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें एसिड और बेस की उपस्थिति बताते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूशन में बताते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। कैसे बताते हैं, अपने कलर को चेंज करके। अब ये कैसे कलर को चेंज करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।